चलिए, आज का जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स का क्लास है और ये आज पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं और किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को बांटा गया है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपके हर एक जनरल कंपटीशन में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो शायद आवाज़ मेरी सबको जा रही होगी, तो अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा है। अच्छा, माइक आवाज़ थोड़ा कम जा रहा था, अब सही कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र कहते किसको हैं, तो सिंपल से शब्द में हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है उसके बारे में। आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है, और जो इन फिर से मैं बोल रहा हूँ। आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है, जो इन सीमित साधनों में अपनी अनंत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वही आपका अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जितना आपका इनकम ऑफ सोर्स है, जितना आपके पास संसाधन है, उसी में आप अपने जीवन को एडजस्ट कर लेते हैं, वही अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। तो अच्छा अर्थशास्त्री वही है जो बिना कर्ज लिए किसी से अपना जितना संसाधन है उसी में गुजर बसर कर लेता है। एक अच्छा अर्थशास्त्री वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र को समझने के लिए, चूँकि देखिए आर्थिक गतिविधि जितना भी चीज़ है, अर्थशास्त्र का मतलब ही होता है अर्थ का ज्ञान होना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी अर्थ मतलब होता है मुद्रा, और मुद्रा और व्यवस्था मतलब व्यवस्था। मुद्रा का सही ढंग से व्यवस्था या संचालन ही यहाँ पे अर्थव्यवस्था होता है। जो आपके पास रुपया आता है उसका सही ढंग से संचालन करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। तो रुपया आता कैसे है और किस प्रकार के गतिविधि से धन अर्जित होता है, तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे आज अध्ययन करवा रहे हैं। तो कोई भी दुनिया का मनुष्य जो भी है वो दो ही गतिविधि करता है अर्थशास्त्र के भाषा में। एक करेगा आर्थिक गति, दूसरा गैर आर्थिक गति। आर्थिक गति जिससे इनकम क्रिएट होता है और गैर आर्थिक जिसमें इनकम क्रिएट नहीं होता है। तो अर्थशास्त्र के हिसाब से मनुष्य दो ही काम करता है, एक आर्थिक दूसरा गैर आर्थिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स बताया गया। व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी तीन प्रकार के जो अर्थव्यवस्था है उसकी चर्चा बाद में हम आगे करेंगे। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो व्हाट इज क्लोज्ड इकोनॉमी, ये सब टॉपिक है जो आज आपके इस क्लास में चर्चा होगा, ठीक है। सब लोग अपना म्यूट करके रखेंगे। आज का जो क्लास होने जा रहा है, और कल बहुत लोग एब्सेंट थे, क्लास नहीं जोड़ पा रहे हैं आप लोग, तो ये गलत बात है, ठीक है। क्योंकि कल जो है 3 टॉपिक आपका कवर हो गया हिस्ट्री में, आपका वैदिक सभ्यता, गौतम बुद्ध और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बचा खुचा। तो 5 क्लास में आपका पूरा 5 से 6 क्लास में हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गायब रहिएगा तो पता चला कि कंप्लीट हो गया, सर कंप्लीट कर दिए कोर्स, ठीक है। तो अब हम स्पीड में सब सारे टॉपिक को कवर कर देंगे कि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होगा SSC GD या आने वाले समय में, तो वो तब तक आपका सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं और आप लोग जो लोग एडमिशन नहीं लिए थे या पेमेंट नहीं किए हैं, तो वो कुछ पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लास बरकरार रहे तो कुछ ना कुछ तो आपको भी पे करना ही होगा। हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी है तो कम से कम जो है पे फ़ोन या पेटीएम के माध्यम से कुछ पे कर देंगे, ठीक है। क्लास रेगुलरिटी, चूँकि इसमें जूम में हमने परचेज़ किया है तो उसमें भी अच्छा खासा रकम लग गया है, और आप लोग अगर नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो है मुझे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोग करते रहिए तो क्लास भी रेगुलर मेंटेन होते रहेगा, ठीक है। बाद में चर्चा करेंगे इस पर। मेन आते हैं मुद्दा पे। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है अर्थ, दूसरा है व्यवस्था। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मुद्रा। अर्थ मतलब होता है मुद्रा और व्यवस्था मतलब होता है प्रणाली, सही तरीके से चलन। यानी किसी मुद्रा का सही तरीके से चलन ही क्या कहलाता है, आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है।
अर्थव्यवस्था देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है अर्थ, जिसका मतलब होता है मुद्रा, और दूसरा है व्यवस्था, जिसका मतलब होता है प्रणाली या सही तरीके से चलन। यानी आप कह सकते हैं मुद्रा का सही तरीके से चलन ही क्या कहलाता है, आपका अर्थव्यवस्था कहलाता है। कोई मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार की एक्टिविटी करता है। पहले हमने बताया आपको कि मनुष्य दो प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, पहला एक आर्थिक क्रिया, दूसरा गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है, जिसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी कह सकते हैं, दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसे इकोनॉमिकली एक्टिविटी करके वो पैसा कमाते हैं, और दूसरा है नॉन इकोनॉमिकली एक्टिविटी करके वो जो है ऐसा काम कीजिए जिसमें कोई पैसा नहीं दे। रुक जाओ एक सेकेंड। अरे इसको ले जाओ ना उधर, जाओ बेटा उधर जा खेलो, जाओ उधर जा खेलना। जाओ उस रूम में जाके जल्दी जाओ, पिटाई लग जाएगी। जाओ ना, अरे डिस्टर्ब कर रहा है इसको। जाओ उस रूम में, जाओ जल्दी जाओ। घर में छोटे छोटे बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है क्लास बीच बीच में, ठीक है, क्योंकि घर से क्लास लेने में थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए तो दो प्रकार के यहाँ पे हमने बताया कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी होता है, दूसरा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी एक आर्थिक क्रिया, दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया करके पैसे कमाते हैं, और गैर आर्थिक क्रिया जब भी होती है तो उसमें पैसा नहीं होता है। जैसे पैसा कमाने के लिए मनुष्य कई प्रकार की एक्टिविटी या काम करते हैं, जिनमें से प्रमुख है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन करना, इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आप लगाते हैं, पूंजी निवेश करते हैं। उसके बाद है एक्सचेंज, कोई भी चीज़ बदलते हैं, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी देते हैं किसी को, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सब काम करके आप जो है पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि एक्टिविटी जो करते हैं वो कई प्रकार के होते हैं आर्थिक पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट बिंदु आता है कि कितने प्रकार की इकोनॉमी है आपके देश में, आपके देश में कौन सा इकोनॉमी है, और पूरे विश्व में कितने प्रकार की इकोनॉमी चल रही है वर्तमान में, उसकी चर्चा है, ठीक है। तो आप जानिए तीन प्रकार का मेनली जो है इकोनॉमी है, ठीक है। सबसे पहला है समाजवादी सोशलिज्म, दूसरा है कैपिटलिज्म, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी जहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के तहत जो है, जो समाज को लेकर के चले, यानी जहाँ पे सरकारी संस्था हो, ठीक है, सरकारी संस्था के माध्यम से आर्थिक गतिविधि किया जाए, जैसे ट्रेन है, बस है, रेलवे है, या आपका ये टेलीफोन है, मोबाइल है, कम्युनिकेशन, ये सारा कुछ जब सरकार अपने अधीन रखता है तो उसको हम बोलते हैं सोशलिज्म, समाजवादी। यानी इसमें मेन रूप से सरकार अपने अधीन सभी संस्था को रख करके काम करवाता है, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो देखिए, दोनों चीज़ आपको यहाँ पर अंतर में लिखा हुआ है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, समाज को साथ लेकर के चलना, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ पैसा कमाना ही यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य नहीं होता है, और इसमें खास करके सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल होता है, तो सरकार का। जैसे अगर आप देखिएगा चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिज्म। सरकार पूरा कंट्रोल किए हुए है, अपने जितने भी संसाधन हैं, साथ साथ जितने भी प्राइवेट कंपनी या जो भी है उस सब पे कंट्रोल करके रखता है। तो चाइना इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका समाजवादी का, ठीक है। उसके बाद है एडवांटेज, भेदभाव नहीं होगा। विशेषता क्या है इस अर्थव्यवस्था का कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग में भेदभाव नहीं होगा। डिसएडवांटेज एक होता है इसका सबसे बड़ा कि प्रॉपर लीडरशिप नहीं हो पाता। आप देखते ही होंगे सरकारी संस्था या सरकारी जो भी जॉब में है तो वो प्रॉपर लीडरशिप नहीं करेंगे। यानी सरकारी मतलब सरकारी एक बार जॉब हो गया तो काम करें ना करें पैसा तो मिल ही जाता है, इसलिए जो है उतना वो सीरियस से काम नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रॉपर लीडरशिप का अभाव आपको देखने को मिलेगा, जिस कारण से सरकारी संस्था बराबर जो है नुकसान में भी कई बार चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही होता है कि प्रॉपर लीडरशिप कोई भी ढंग से नहीं करते हैं।
कैपिटलिज्म, अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जैसे अमेरिका है पूंजीवादी देश है, यहाँ पे जो भी पूंजीपति वर्ग हैं वही जो है आप देखिएगा कि वही अब राष्ट्रपति भी बनेंगे, वही जो है शासन में भी भाग लेते हैं, और बड़े बड़े कंपनियां सब आप देखिएगा अमेरिका में है, और वो कंट्रोल करती है पूरे अर्थव्यवस्था को। देखिए यहाँ पर है, इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है। कैपिटलिज्म में जो भी है पूंजीवादी या प्राइवेट जो भी संस्था है, उसका उद्देश्य सेवा कम रहता है। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। समाज को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपके समाज को जो है ज़्यादा महत्व ये लोग नहीं देते हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसमें खास करके प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है। जब ऐसे तो आपका भी देश जो है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे हमारे जो भी संस्थाएं हैं सरकारी संस्था, वो सब भी प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो है हम लोग भी जो है कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जो अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ते चला जाता है, कि चूँकि जो ऐसे क्या है कि सरकारी संस्था में सबको जो है जैसे जॉब निकलता है, वैकेंसियाँ आती है तो सब फॉर्म भरते हैं, तो जो योग्य रहता है उसमें जा कर के जॉब करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि भाई भतीजावाद हो जाता है, अपने लोग को सबसे पहले जो अच्छे पोस्ट पे डालते हैं ये लोग, और जो भी अपने रिलेटिव्स हैं या जो भी है उनको अच्छे अच्छे पोस्ट पे रखेंगे। जो अन्य लोग हैं या गरीबों को मौका भी नहीं मिलता है, जो दलित हैं, समाज में शोषित वर्ग है, तो वो सब में जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा भेदभाव हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा पूंजीवादी व्यवस्था का ड्रॉबैक यही है, नुकसान यही है कि उसमें भेदभाव बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रॉपर लीडरशिप, लेकिन विशेषता भी है प्रॉपर लीडरशिप। जो भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो उनको जो है पूरा अगर काम नहीं करते तो उनको निकाल दिया जाता है, जिस कारण से जो है वो लोग काम अच्छे से करते हैं, ढंग से करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन को देख सकते हैं। ये सब जो भी देश हैं विकसित देश, ये सारे के सारे पूंजीवादी देश हैं, ठीक है। लेकिन इनके अब देखिएगा भारत में ऐसा क्यों नहीं संभव है या ठीक है भारत के लिए, चूँकि भारत में जो है आय का असमानता बहुत ज़्यादा है। एक वर्ग जो है बहुत ज़्यादा धनी है, दूसरा वर्ग बहुत गरीब है। जब तक आय में समानता नहीं आ जाती है तब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत के लिए सही नहीं है। हाँ, जब आय लोगों का समान हो जाएगा, जो भी सभी लोगों का लगभग मतलब थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा, ज़्यादा का डिफरेंट नहीं रहेगा, तब जा कर के जो है आपका भेदभाव यानी कम होगा। और जो है उस समय अगर कैपिटलिज्म आता भी है तो जो है नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अभी आपका देश कैपिटलिज्म लाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंडिया को, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उसके बाद है मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब किसी अर्थव्यवस्था पर पब्लिक सेक्टर एवं प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता है, यानी जहाँ पे सरकारी भी संस्था है साथ साथ प्राइवेट भी। इंडिया में देखिए सरकारी बस भी रहेगा साथ साथ प्राइवेट भी रहेगा, सरकारी रेलवे भी आ गया, प्राइवेट भी है। अब क्या है कि आपका सरकारी स्कूल भी है और प्राइवेट स्कूल भी है उसी के बगल में। तो कहने का अर्थ है दोनों व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे टेलीफोन कंपनी थी पहले, या जो भी सिम वगैरह जो बेचती है कम्युनिकेशन कंपनी, पहले जैसे बीएसएनएल भी था, एयरटेल भी, लेकिन धीरे धीरे हमने बीएसएनएल को बंद करवा दिया। सरकारी संस्था उसमें नुकसान हो रहा था, बंद हो गई। लेकिन अब सिर्फ बचा है आपका जियो और एयरटेल, ठीक है। तो इस तरीक़ा से धीरे धीरे हम लोग जो है प्राइवेट सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, और जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान देगा उनको जो कि पिछड़े हैं, जो अभी समाज में समता में नहीं आए, समान रूप से नहीं आए। तो भारत खास करके अगर पूछे कि किस प्रकार की इकोनॉमी है, तो आपको बोलना है भारत की इकोनॉमी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। जहाँ पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का जो है कंट्रोलिंग हो, वो कहलाता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत तो एक प्रकार से क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है और कहाँ से सबसे ज़्यादा इनकम होता है। अभी वर्तमान में देखिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा इनकम जो होता है सर्विस सेक्टर से होता है, सेवा क्षेत्र से। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे ज़्यादा इनकम जो था भारत को कृषि क्षेत्र से था। और अभी आप देखे होंगे कोरोना काल में भी सबसे ज़्यादा इनकम जो है भारत को जो है कृषि क्षेत्र में हुआ, ठीक है। जब सब कुछ बंद हो जाता है, उद्योग धंधे, सेवा सेक्टर भी बंद हो जाता है, तो उस समय एकमात्र साधन होता है कृषि, जो कि वो चलते रहता है।
तब जा कर के। लेकिन अभी जो है दूसरा जो लहर है उसमें कृषि पे भी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि अब जो है कोरोना वायरस गांव-गांव में फैला है, तो कहीं ना कहीं यह प्रभावित करेगा, कृषि क्षेत्र को भी थोड़ा बहुत प्रभावित करेगा इस बार, ठीक है, दूसरी लहर में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर जो है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को का क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है। प्राइमरी सेक्टर आप सिंपल सा सोच सकते हैं, जो आदि मानव समय से जो है, आदिम समय से हम लोग जिसका उपयोग इनकम के सोर्स में कर रहे थे, जैसे कृषि हो गया, खेती आप देखेंगे कि बहुत प्राचीन समय से होते आ रहा है। फिर मछली पालन है, मत्स्य पालन, ये भी होते आ रहा है, पशुपालन, यानी कृषि और जो है वन या आप मछली पालन, जंगल से वस्तुएं प्राप्त करना, ये सब आप क्या कह सकते हैं, प्राथमिक सेक्टर के पार्ट हैं, ठीक है। जैसे भेड़ बकरी पालना, मत्स्य पालना, मधुमक्खी पालन करना, कृषि करना, तो ये सब क्या है, आपका प्राइमरी सेक्टर है। दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट तैयार करना, ठीक है, उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग, खनिज उद्योग, ठीक है। जब आप उद्योग या निर्माण करते हैं, कपड़ा उद्योग, कपड़ा बनाया जाता है या खनिज उद्योग में, तो जब निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और सर्विस क्षेत्र जैसे हो गया जो सेवा देता है, आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, सेवा देगा, सर्विस देगा। जैसे बस है, बस पे आप चढ़ते तो सेवा देता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। संचार, कम्युनिकेशन, आप बातचीत करते हैं, सेवा दे रहा है। बैंकिंग क्या करता है, आप अपना पैसा जाते हैं, जमा करते हैं, फिर निकालते हैं, तो वो क्या कर रहा है, आपको सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो ये सब जो भी जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियाँ सेवा देती है, सॉफ्टवेयर बनाकर कोई, तो इस प्रकार से जो है ये सब, जैसे कॉल सेंटर वगैरह है, तो ये सब BPO वगैरह क्या है, सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अभी आपके देश को इनकम हो रहा है सर्विस सेक्टर से, ठीक है। तो याद रखना है, अगर पूछे कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा इनकम किस क्षेत्र से होता है, तो आपको एकदम बोलना है सर्विस सेक्टर से, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम बात करेंगे कि इकोनॉमी एक होता है बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, जब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आयात निर्यात बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारा देश है जो कि ना ही खरीदारी करेगा ना ही बेचेगा अपने प्रोडक्ट को, यानी अपने देश का ही जो है सामान अपने ही देश में रखता है, किसी दूसरे देश को ना देता है, ना वहाँ से प्रोडक्ट जल्दी मंगाता है, ठीक है। पहले 1992 से पहले भारत भी इसी प्रकार का इकोनॉमी था, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका धीरे धीरे समापन हो रहा है, चूँकि एक समय था सामंती व्यवस्था, तो उसमें क्या होता था कि एक क्षेत्र से लोग दूसरे क्षेत्र में भी व्यापार करने नहीं जाते थे या करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो उससे ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है, जो व्यापार है उसका विकास जो है इस तरह की अर्थव्यवस्था में क्लोज्ड इकोनॉमी ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब पूरे विश्व में क्राइसिस होता है तो उस समय इनको फ़ायदा भी हो जाता है कि इनका इकोनॉमी डाउन नहीं होता है। जैसे आर्थिक मंदी आ जाएगा तो उस समय ये बच जाएंगे। लेकिन जहाँ पूरे देश में जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो वो सब प्रभावित हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो कुछ यहाँ पे फ़ायदा भी होता है, लेकिन कभी कभी जब पूरा क्राइसिस आ जाएगा, जब अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाएगा पूरा विश्व का, तब इसको फ़ायदा थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन जनरली केस में ज़्यादा फ़ायदा क्लोज्ड इकोनॉमी वाले को नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने से भी इनकम होता है और तरह तरह का जो है गतिविधि भी होता है, ठीक है। देश विकसित भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। अगर बहुत सारा गरीब देश है जिसके पास पूंजी नहीं है, तो दूसरी कंपनियां जब आती है तो वो पूंजी निवेश करती है, तो उससे आर्थिक गतिविधि बढ़ता है। जैसे भारत में ही अगर आप देखिए 1992 के बाद बहुत सारी विदेशी कंपनियां आई, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, चाहे आपका चिप्स कंपनी है, तो कहीं ना कहीं वो आलू जो है विदेश से न मंगा के यहीं पे किसानों से खरीदी, तो किसानों को फ़ायदा हुआ। तो इस तरीक़ा से जो है थोड़ा बहुत आर्थिक गतिविधि बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ओपन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी ज़्यादा फ़ायदा कारक होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है वर्तमान में जहाँ अभी फ़िलहाल 100% क्लोज्ड इकोनॉमी है। कुछ देश हैं जैसे ब्राज़ील और नॉर्वे लगभग क्लोज्ड हैं, मतलब बहुत कम ही आयात निर्यात करते हैं, लेकिन पूरा कंप्लीट ये भी जो है बंद नहीं कर रखे हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी, जो कि आर्थिक क्रिया बंद किए रखते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट न के बराबर करते हैं, ठीक है। अब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और भारत में भी आप देखिएगा कि 1992 के आसपास जो है मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन लाया था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन। LPG योजना आप सुने होंगे, कई बार पूछा है ये LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे उस समय इसको लाया गया था 1992 में, और PV नरसिम्हा राव की सरकार थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण होना,
क्या कहलाता है आपका, तो यही कहलाता है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसमें गुड्स यानी वस्तु का, सर्विस का, सेवा का, इंफॉर्मेशन सूचना का एवं तकनीकी का एवं कैपिटल पूंजी का क्या होगा, फ्री मूवमेंट होगा। एक देश दूसरे देश में पूंजी लगाएंगे, सूचना का आदान प्रदान करेंगे, सर्विस सेक्टर एक देश दूसरे देश में करेंगे, गुड्स वस्तु का आदान प्रदान करेंगे, आयात निर्यात। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्लोबलाइजेशन यहाँ लिखा हुआ 1991 को हुआ था और इसके बाद भारत का विकास दर में तेज़ी देखी गई। ठीक है, जो 1951 से 1991 में विकास दर 4% था जीडीपी, जो कि एकाएक बढ़ गया 1991 से 2002 में हो गया आपका 5.5%। तो 1.5% का इजाफा हुआ। तो अपने आप में यह जो है ग्लोबलाइजेशन फ़ायदा कारक रहा आपके देश के लिए। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं 1991 में जो है आपका ग्लोबलाइजेशन एलपीजी योजना आई थी। ठीक है, हम 92 बोल दिए थे, 1991 में ही आया था। ठीक है, याद रखना। अब है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई क्या होता है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक कहते किसको हैं, क्या होता है ये, तो उसके बारे में समझिए। यह एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब क्या होता है कि एक जारी करता है, ये रैंक जारी करता है सभी देशों का कि कौन सा देश कितना विकसित है, कि विकासशील है, या कितना गरीबी है, या जीवन प्रत्याशा वहाँ क्या है। तो वही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इस इंडेक्स को यूएनडीपी ने बनाया। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने बनाया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। याद रखना है कि यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। और यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इस इंडेक्स से पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ठीक है, एचडीआई रिपोर्ट जो है, उससे पता चल जाता है कौन सा देश कितना विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। तो ये बार बार जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तो भारत का भी रैंक जो है इसमें प्रदर्शित किया जाता है। सभी देशों का रैंक इसके माध्यम से दिया जाता है। म्यूट कर लीजिए, जो लोग जुड़े हैं म्यूट कर लीजिए। उसके बाद है ये इंडेक्स विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, जो जीवन प्रत्याशा, जैसे आपके देश में लगभग जो है जीवन प्रत्याशा 60-62 वर्ष का आयु है एवरेज। ठीक है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को जो है यह देखता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, वहाँ पे स्वास्थ्य प्रणाली कैसी है, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कैसी है। ये तीनों को देखते हुए यह रैंक जारी करता है कि क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर एक रैंक प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एचडीआई क्या है, मानव विकास सूचकांक। तो यह यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया जाता है। यह रैंक देता है सभी देशों का कि उसका जो है मतलब वो विकसित है, विकासशील है या अविकसित है। ठीक है, और वहाँ पे जीवन प्रत्याशा क्या है, शिक्षा क्या है और प्रति व्यक्ति आय किस आधार पे है, तो उसके आधार पे यह रैंक प्रदान करता है प्रत्येक देश को। ठीक है, अब है महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है उसको देखिए। अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण, जो भी अल्पविकसित देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे हम लोग विकासशील देश हैं, एक होता है विकसित देश, एक विकासशील देश होता है, और तीसरा होता है अल्प विकसित, बहुत कम विकसित हुआ है अभी तक। ठीक है, तो उस देश में यहाँ पे लिखा हुआ है, उस देश में जो लोग उनकी आय में बहुत ज़्यादा असमानता होगी, वैसा देश जिसमें कि आय में बहुत ज़्यादा असमानता होगा। किन्हीं लोग का आय बहुत ज़्यादा होगा तो किन्हीं का बहुत कम। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा असमानता होता है तो उसको हम अल्पविकसित देश कहते हैं। किसी की आय बहुत ज़्यादा तो किसी की आय बहुत ही कम। ठीक है, तो ऐसा देश जहाँ पे लोगों के आय में बहुत ज़्यादा असमानता होती है, ठीक है, समान नहीं होगा। ठीक है, कोई गरीब है तो बहुत कम पैसा है उसके पास, और बहुत जो अमीर है उसके पास बहुत पैसा है। ठीक है, तो वैसा देश को हम अल्पविकसित देश में काउंट करते हैं। जितना भी विकसित देश होगा वहाँ पे आय में असमानता जो होगी वो कम होगी। ठीक है, जैसे अमेरिका वगैरह में लोगों में आय में असमानता कम है, इसलिए वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वो वहाँ फ़ायदा करता है। लेकिन भारत में भी अगर देखिए तो आय में असमानता बहुत ज़्यादा होती है। कहीं किसी को 2 लाख 4 लाख का महीना है तो कोई 2000 के महीना पे भी काम कर रहा है, 5000 के महीना पे भी काम कर रहा है। तो ये असमानता जो है बहुत बड़ा जो है अविकसित देशों के लिए जो है कारक होता है, या विकासशील देशों के लिए। अब है भारत में निर्धनता का आकलन। तो भारत में किस प्रकार से निर्धनता का आकलन किया जाता है, तो इसी के तहत हम आपको गरीबी एक चैप्टर पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या,
गरीबी और बेरोजगारी, ये सब इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो धीरे धीरे आगे जब क्लास होते जाएगा तो आप लोग देखते जाइएगा। तो उसमें बहुत सारे आकलन के विधि है, ठीक है, बहुत सारा जो है अभी तक कमिटी बना है, जैसे सी रंगराजन कमिटी है। तो ये सब जो है रिपोर्ट दिया है कि जिसके आधार पे भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। कैलोरी भी मापा गया है कि 2400 कैलोरी से कम अगर भोजन मिलता है गांव के लोगों को तो वो गरीब होते हैं, 2250 कैलोरी से कम अगर शहर में मिलता है तो वो गरीब होते हैं। तो कई आकलन किए गए हैं कई कमिटियों के द्वारा, कई जो है उपभोग को माना है। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी परिवार के द्वारा कितना उपभोग या व्यय कर रहा है। अगर कोई परिवार उपभोग और व्यय कम कर रहा है, खर्च कम कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो गरीब है। इसके आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। अभी वर्तमान में जो है भारत में निर्धनता का आकलन जो है व्यय के आधार पर किया जाता है कि किसी परिवार का खर्च कितना हो रहा है, ठीक है, प्रति व्यक्ति जो है खर्च वो कितना कर पा रहा है, उसके आधार पर आकलन कर दिया जाता है। म्यूट कर लीजिए, सब लोग म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो भारत में गरीबी का आकलन जो होता है प्रति व्यक्ति उपभोग यानी खर्च के आधार पर किया जाता है। तो आज का जो ये टॉपिक था, इकोनॉमी किसे कहते हैं, इकोनॉमी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है, और सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो ये सारा आपका कवर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक सेट जो है हम क्वेश्चन आपको नीचे दिखा रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए। ऐसे आंसर में आपका रेड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो आपने पढ़ाई और यह बीपीएससी में भी पूछ चुका है, जेपीएससी में भी पूछा है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रहेगा आपको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि यानी जहाँ पर सरकारी और निजी यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ में रहे। नहीं, वही लिखा हुआ है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात ना तो आयात होता है। हमने पहले ही बता दिया क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, ना तो निर्यात होगा ना ही आयात होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्लास में अब बहुत कम लोग जुट रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम है आप लोग को, थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में जुटिएगा तो हमको भी पढ़ाने में, या बहुत लोग कर चुके होंगे तो हो सकता है इस कारण से नहीं जुटते हैं। लेकिन कब कौन सा टॉपिक हो जाएगा कहना मुश्किल है, आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। और हम तेज़ी से कवर कर रहे हैं। तो जैसे ये टॉपिक है आज ये आपका कंप्लीट हो गया, तो अगर आज हमको कहीं जाना है इसीलिए, नहीं तो हम आज 2-3 टॉपिक पढ़ा देते आपका, ठीक है। मुश्किल से 3 से 4 क्लास में पूरा इकोनॉमिक्स हम आपको पढ़ा के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री मुश्किल से आपका जो है 7-8 क्लास चलेगा, उसी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो जनरल कंपटीशन वाले उतना भी कर लेंगे तो 100% सारा क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनने का कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो क्लास जो नहीं करते हैं अपना जानिए, जो करते हैं अच्छी बात है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, वैश्वीकरण क्या अर्थ होता है, अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ठीक है। जब घरेलू अर्थव्यवस्था विश्व के जो भी ग्लोबल अर्थव्यवस्था में एकीकरण हो जाता है तो वही क्या कहलाता है आपका ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था, तो आपको पहले बता दिए, हमने बताया है कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ही एचडीआई इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत का रैंक आप देखिएगा कि 130-32 के आसपास रहेगा, 140 तक चला जाता है, ठीक है, मात्र 160 देशों में या 158 देशों में। तो ये स्थिति रहता है कि यानी आपका देश बहुत पिछड़ा हुआ देश है, ठीक है। यानी मानव विकास सूचकांक के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं, ठीक है। निम्न में से ये जारी होते रहता है, तो हर एक साल आप देखिएगा कि करेंट अफेयर्स वगैरह में इसको जारी करते रहता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय भी है, जीवन प्रत्याशा भी है और जो है शैक्षिक उपलब्धि भी है। सामाजिक असमानता जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये तीनों है, तीनों हमने बताया थी आपको, जीवन प्रत्याशा भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, इनकम, और शैक्षिक
जो शिक्षा का स्तर है वो भी है। तो ये तीनों मिला करके ही जो है यूएनडीपी के माध्यम से एसडीआई जारी किया जाता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो सबसे पहले हमने यही बताया था कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आय में असमानता। ठीक है, याद रखिएगा, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, आय में असमानता। कोई लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कोई कम, तो यही मेन कारण है। भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है, तो याद रखना है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी जो खर्चा वो करते हैं मंथली या डेली बेसिस पे, उसी आधार पर भारत में आय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो आपको मेन रूप से यहाँ पे लगभग इकोनॉमिक्स में ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 8-9 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो आपका इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन जो है छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सारा आपका बन जाएगा। तो लोग डरते रहते इकोनॉमिक्स से, लेकिन इकोनॉमिक्स है कुछ नहीं। ठीक है, बस आप जो है लगातार जो है क्लास में जुड़ते रहिएगा। आज 7:30 से 8:30 क्लास आपका हम करवा रहे थे। ठीक है, तो अब कोई आदमी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों हमने आपको बता दिया है। अब कुछ लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इनको भी जोड़ देते हैं। क्या कोई पूछिए, कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कर लीजिए, अब पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए सब लोग, अनम्यूट कीजिए सब लोग। तो हाँ, कुछ बातचीत कर लेते हैं आप लोगों से, अनम्यूट कीजिए। अभी मात्र 15 लोग ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लास में लगभग 100 स्टूडेंट के आसपास हैं आप लोग, लेकिन जुड़ते बहुत कम हैं। तो हम मान सकते हैं कि 10-20 लोग के पास मोबाइल नहीं होता, इस कारण से नहीं जुड़ते हैं, लेकिन बाकी लोग को तो जुड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं जुड़ते हैं तो गलत बात है। कम से कम रिवीजन होगा, और हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि आपको अभी घर बैठे आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को इसका जो है करना चाहिए था आप लोग का क्लास। हाँ, अपराजिता पूछिए, बीपीएससी बैच क्यों नहीं करते हैं आप? अपराजिता, कहाँ गया था मोबाइल? आप लोग के लिए देखिए, हम अपना टाइम निकाल करके आप लोग को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन आते हैं, और आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे हम पढ़ाएंगे? आप ही लोग बताइए। समझ में नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्लास तो रेगुलर करना चाहिए। कल भी बीपीएससी बैच करवाए तो मुश्किल से मुझे लगता है 7-8 लोग थे मात्र। कैसे होगा इसमें से बताइए आप ही लोग। आप लोग क्लास नहीं कीजिएगा तो हम क्यों पढ़ाएंगे? मुझे लगता है तुम लोग जो है रूटीन नहीं देखते हो। जो हम मैसेज करते हैं वो देखो तो क्या लिखा हुआ है उसमें। टाइमिंग 8 बजे कहाँ था? रूटीन देखे हो? फिर भेजे थे कल, हम डेली भेजते हैं ना कि इतने बजे से क्लास होगा। जब क्लास का टाइमिंग आपको हम चेंज कर देते तो आप लोग टाइमिंग चेंज पे रहिएगा ना। यानी ग्रुप के मैसेज को नहीं पढ़ते हो तुम लोग। देखो तो मैसेज भेजे भी हैं ग्रुप में। 7:30 से आज कहीं हमको जाना है, इसीलिए जो है 7:30 से 8:30 क्लास था आज आपका। ठीक है, तो जल्दी क्लास स्टार्ट नहीं किए थे, अब टाइम से ही किए, 7:30 बजे से किए। अभी कोरोना में 2-3 लोग मेरे जो है एक्सपायर कर गए हैं, तो वहीं में अब आज उनका क्रियाक्रम है अंतिम, तो जाना है।
ठीक है। फिर भी अभी जाना है, फिर भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि हम जानते हैं इसके महत्व को, और यही है साधन जो है आपको आगे बढ़ाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सब लोग तो मरेंगे नहीं कोरोना से, सबको इतने जल्दी मुक्ति तो नहीं मिल जाएगा। संसार दुखों से भरा है, दुख तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है। जिनको मुक्ति मिल जा रहा है तो अच्छी बात है, वो तो मुक्त हो गए संसार से, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा उनको तो कष्ट है। तो कष्ट दूर करने के लिए पढ़ाई ही साधन है आप लोग के लिए। बिजनेस तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि वैसा भी नहीं है यहाँ पे। पढ़ाई कीजिए और देखते रहिए, कम से कम एक बार मैसेज चेक कर लिया कीजिए ग्रुप में कि मैसेज क्या हम भेजे हैं। हाँ, मनीषा कुमारी रेज किए, पूछिए। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यह यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक संस्था है यह, ठीक है, जो कि पूरे विश्व का जो है रैंक देता है कि कौन देश विकसित है या विकासशील है, ठीक है। तो कौन से देश में कितनी सुख सुविधाएं हैं, कितने लोग वहाँ के मतलब इनकम है उनको, उसके आधार पर जो है शिक्षा की स्थिति देखता है, मेडिकल फैसिलिटी देखता है और उसके हिसाब से रैंक देता है। 1 नंबर पे कौन सा देश है, 2 नंबर पे कौन सा देश है, 3 नंबर पे कौन सा देश है। इस प्रकार से वो रैंक के माध्यम से जो है पूरे विश्व में अपना जारी करता है। तो UNDP एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी करता है। इंडेक्स है, यह रैंक प्रदान करता है कि कौन देश किस स्थिति में है, किसको कितना और विकास करना चाहिए, इस सब के माध्यम से पता चलता है। तो वो मेन रूप से 3 चीज़ देखता है, वहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है, वहाँ पे जीवन प्रत्याशा क्या है, और वहाँ पे जो है आय कितना है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो उसके आधार पे वो रैंक जारी करता है। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। अपराजिता, आपकी सिस्टर क्या करती है? आपकी सिस्टर भी क्लास नहीं कर रही है? अच्छा, चलिए, आप लोग तो एक से एक बहाना आपके पास है ही नहीं, लाइटें नहीं आ रहा है। अच्छा, इसीलिए मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, नहीं, चलिए ठीक है। क्लास रेगुलर किया कीजिए, ठीक है। हाँ, शिल्पी कुमारी अभी जुटी है, ये लोग ग्रुप में मैसेज नहीं देखती है। मनीषा कुमारी, नीतीश कुमार, आप लोग जो है, जो लोग पेमेंट थोड़ा भी नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिएगा कम से कम 500-500 रुपया भी, ठीक है, जमा करने का। क्योंकि हमको भी जो है यह जूम ऐप परचेज किए हैं तो मेरे पास भी जो है पैसे का अभाव है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप लोग जमा कीजिएगा तो क्लास रेगुलरिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है, और क्लास होते रहेगा आपका। और अभी जो है लॉकडाउन ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है घर पे ही बैठ के, अब हम पढ़ा ही रहे हैं आप लोग को, तो अच्छे से हर एक टॉपिक जो है लगातार क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा भी अगर आप लोग जमा कर दीजिएगा, ठीक है, तो सही रहेगा। क्लास में जो है बहुत कम लोग जुड़ भी रहे हैं, क्या बोलें सबको। आज का टॉपिक सबको समझ लग गया ना? जो लोग बाद में जुड़े होंगे उनको शायद पूरे अच्छे से समझ नहीं लगा होगा, या पहले से किए होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं हमने बताया, बस बताया अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। अर्थ मतलब होता है मुद्रा, व्यवस्था मतलब होता है प्रणाली, ठीक है। मुद्रा का सही तरीके से चलन ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। फिर हमने बताया आपको कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार